अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। लास्ट टाइम हमने और भी टॉपिक्स कवर किए थे, हमने मेमोरी पढ़ा था, लर्निंग पढ़ा था, हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़े थे। तो अब हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होती है कि इंटेलिजेंस के बारे में एक आम परसेप्शन ये की जाती है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक इंटेलिजेंट बिहेवियर की फॉर्म में शो होता है। और वो इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या होता है कि आपकी एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, आपकी पोजीशन आती हो, आप क्लास में बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हो, चाहे वो कोई भी आपकी क्लास है, आप कोई छोटी किसी क्लास में पढ़ते हैं, आप किंडरगार्टन स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में गए, आप कोई 5-6 क्लास में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, मैट्रिक लेवल पे हैं, या आप आगे यूनिवर्सिटी में गए हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ में गए हैं, कहीं भी, तो आप इसको ऐसे समझा जाता है सोसाइटी में कि ये सिर्फ एकेडमिक्स में एक्सेल करने का जो एक नाम है वो इंटेलिजेंस है। जबकि इंटेलिजेंस ऐसी नहीं होती, ये इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस क्या होती है कि बेसिकली ये वो बिहेवियर होता है, ये वो क्लूज़ होते हैं जो मिल के हमें ये बताते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में किस तरह से स्मार्टली प्ले करना है, यानी व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन जो है हमसे व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर मांग रही है। ठीक है, यानी आपका अगर बिहेवियर आपकी सिचुएशन से मैच करता हुआ है, आप अडेप्ट करना जानते हैं, आप अपने आप को चेंज करना जानते हैं, आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इट मीन्स कि आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो ओरिजिन की जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस के वर्ड की ओरिजिन की, तो ये क्या होता है कि ये इंटर और लीगर, ये हमारे पास टू वर्ड्स होते हैं। इंटर मीन्स बिटवीन एंड लीगर मीन्स टू चूज, सिलेक्ट। ठीक है जी, तो इंटर लीगर ये बेसिकली लैटिन ओरिजिन के हमारे पास टू वर्ड्स हैं। इंटर मीन्स बिटवीन, लीगर मीन्स टू चूज, यानी इंटर लीगर मीन्स टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस, टू थिंग्स, और यू कैन से एनीथिंग दैट हैज टू चॉइसेस। तो इंटेलिजेंस का क्या मीनिंग हो गया इसके ओरिजिन के मुताबिक कि आपकी एक चूजिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी हो, आप में फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप चेंज कर सकें बदलती हुई चीज़ों के साथ, बदलती हुई सिचुएशंस के साथ अपने आप को, तो इसका मतलब है यू आर इंटेलिजेंट। डेविड वेशलर हमें कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली। यानी कि क्या, टू एक्ट पर्पसफुली, to think rationally, to deal effectively। अगर एक पर्सन ये तीन काम जो है वो कर सकता है अपनी लाइफ में, तो इट मीन्स दैट ही और शी हैज़ सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। यानी आप अपनी डेली लाइफ में या थ्रू आउट योर लाइफ आप कैसे अपने बिहेवियर को अपने एक्ट्स के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, और आप किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करते हैं, रियलिस्टिक थिंकर हैं आप कितने, और आप कितना जो है इफ़ेक्टिवली डील करते हैं चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, इवेंट्स के साथ, सिचुएशंस के साथ। ये चीज़ डिटर्मिन करती है कि आप इंटेलिजेंट हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस की कुछ थेरीज के बारे में जो हमें बताती हैं कि इंटेलिजेंट बिहेवियर बेसिकली क्या होता है। हम 4 थेरीज पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की, जो कि डिफरेंट 4 पर्सन्स ने दी हुई हैं और वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस करती हैं। थेरीज, थेरी नंबर 1 हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन्स
थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है थ्योरी के फाउंडर की बेस पे इसका नेम है। स्पीयरमैन ने हमें ये दी थी इन 1927, ठीक है। ये थ्योरी जो है उसका मेन कंसेप्ट ये है कि इंटेलिजेंस में एक हमारे पास जी फैक्टर होता है और एक हमारे पास एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर जो है वो क्या होता है कि आपका जो आप में जो जनरल एबिलिटी के ट्रेड्स होते हैं वो फैक्टर्स जो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके अंदर वो ट्रेड्स जो मौजूद होते हैं वो जेनेटिक ट्रेड्स भी हो सकते हैं वो जेनेटिक ट्रेड्स की बेस पे आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स भी हो सकते हैं। यानी जी मीन्स जनरल ट्रेड्स, यानी वो ट्रेड्स जो कि अनलर्न ट्रेड्स हैं, जो आपके अंदर बाय बर्थ हैं, इनेट हैं, आपने लर्न नहीं किए। ठीक है जी। ये ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। एस फैक्टर मीन्स स्पेसिफिक ट्रेड्स। स्पेसिफिक ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जब आप बड़े हो जाते हैं, आप एनवायरनमेंट में कोप करना सीखते हैं, डिफरेंट पीपल्स के साथ सोशलाइजिंग करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, तो आप जो स्पेसिफिकली जो बिहेवियर सीखते हैं, जो चीज़ें आप लर्न करते हैं, वो आपके स्पेसिफिक फैक्टर में आ जाती हैं। जी फैक्टर जो है वो जनरल के जी लेटर से निकल के बनता है। एस फैक्टर जो है वो स्पेसिफिक के एस से निकल के बनता है। ठीक है। स्पीयरमैन जो हमें कहते हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें जी फैक्टर मौजूद होता है, लेकिन उन सब में उस जी फैक्टर का एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। वो इस तरह से कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हर इंसान में कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो दूसरे पर्सन से डिफरेंट होते हैं, जैसा कि हर इंसान का जेनेटिक मेकअप दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। हर इंसान के उस जेनेटिक मेकअप की बेस पे जो बिहेवियर्स आते हैं इंसान में वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं। हर इंसान की नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल टैलेंट दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है। जैसे कि एक पर्सन जो है वो एकेडमिक्स में हाई परफॉर्म नहीं कर सकता, तो लेकिन उसमें कोई दूसरी एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, वो उसको आर्ट बनाना बहुत अच्छा आता है, उसको बहुत स्केचिंग आती है अच्छी, उसको कोई पेंटिंग आती है, उसको ड्राइंग्स करना बहुत अच्छी आती हैं, वो कोई म्यूजिशियन है। ठीक है। तो जनरल फैक्टर उसमें मौजूद है, लेकिन क्या है कि कोई एक जनरल फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसको उस वाले टैलेंट को जो है वो बेस बना के कहेंगे कि इस पर्सन में ये टैलेंट है। स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो हर पर्सन में नहीं होते। वो क्या होते हैं कि ये वो फैक्टर्स होते हैं जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे सोशलाइज करते हैं, तो फिर ये फैक्टर्स बनते हैं, और ये हमारी जो हमारा सोशल जो सर्कल होता है ये उससे रिलेट कर रहे होते हैं। जनरल फैक्टर्स हमारी जो जीन्स होती हैं, हमारा जो बेसिक एनवायरनमेंट होता है, हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, ये उससे डील कर रही होती हैं। स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या बेसिकली होते हैं कि इनको हम टेस्ट के थ्रू भी जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आर्मी में डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, तो क्या होता है कि जी फैक्टर का तो पर्सन को पता होता है पहले से ही कि मुझ में ये एबिलिटीज़ हैं या ये मुझ में ये टैलेंट है, लेकिन क्या होता है कि स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक टैलेंट जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो क्या होता है इंटेलिजेंस टेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, वो एज स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, तो उस स्पेसिफिक टेस्ट से ही उस स्पेसिफिक फैक्टर का पता चलेगा। या और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल हमारे पास ऐसी मेजर्स होती हैं जिनमें कुछ टेस्ट होते हैं, तो उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ को जो है हम फाइंड आउट करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट किस तरह से होते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि स्पेसिफिक जो फैक्टर होता है उसको टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है, और जनरल फैक्टर जो है वो हर इंसान को खुद पता होता है और अपने उस टैलेंट को वो इन्हेंस भी कर सकता है। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीयरमैन्स थ्योरी। अब हम थ्योरी नंबर 2 पढ़ते हैं। वो हमें दी थी गार्डनर ने। तो उसको हम कहते हैं
गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, ये हमें दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने कौन से ईयर में, 1985 में, यानी ये थ्योरी जो है वो हमारे पास स्पीयरमैन की थ्योरी के बाद आई थी, आप कह सकते हैं कि उसके क्रिटिसिज्म के तौर पे। अच्छा, स्पीयरमैन ने जो है हमें 2 फैक्टर्स बताए थे, जबकि गार्डनर ये कहता है कि इंटेलिजेंस जो है वो कोई एक ही स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं होती, किसी भी ख़ास टाइप की एक इंटेलिजेंस नहीं होती, इंटेलिजेंस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, किसी इंसान में कोई टाइप ज़्यादा होती है, किसी इंसान में कोई टाइप ज़्यादा होती है। तो इसने हमें डिफरेंट जो है वो इंटेलिजेंस की टाइप्स बताई हैं, तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है वर्बल स्किल। वर्बल स्किल क्या होती है? गार्डनर ये कहता है कि वर्बल स्किल ये होती है कि आप लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, बात करते हैं, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, कभी हम उर्दू बोल रहे होते हैं, कभी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, या जो हमारी कल्चरल जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं या हमारी मदर टंग, वो कोई ना कोई लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो गार्डनर के मुताबिक ये वाली जो स्किल है कि लैंग्वेज को यूज़ करना अपनी बात को बताने के लिए, ये वर्बल स्किल होती है। और जिन लोगों में वर्बल स्किल हाई होती है वो या तो ऑथर्स अच्छे बन सकते हैं, जर्नलिस्ट अच्छे बन सकते हैं और स्पीकर्स अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो जर्नलिज्म में जाके या स्पीकर्स बन के, ऑथर्स बन के, कुछ ना कुछ बुक्स लिख के अपनी इस स्किल को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना पैशन बना सकते हैं। ठीक है, स्किल नंबर 2 है मैथमेटिकल स्किल। मैथमेटिकल स्किल क्या होती है? गार्डनर ये कहता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फ्रैक्शन या इस तरह के काम जिसमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही हो, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकें। ये वाली एबिलिटी जो है हमारे पास मैथमेटिकल स्किल होती है। गार्डनर ये कहता है कि मैथमेटिकल स्किल वाले जो लोग होते हैं वो अगर साइंटिस्ट बन जाएं या वो इंजीनियर्स बन जाएं तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट में उनका काम इस तरह का होता है कि उनको नई नई चीज़ें बनानी होती हैं, नई नई कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो चूंकि मैथमेटिकल एबिलिटी वाले लोग इस सलाहियत में, ये कैपेसिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत अच्छे साइंसदान जो हैं वो बन सकते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्किल नंबर 3 इज़ स्पैटियल स्किल। स्पैटियल स्किल हमारे पास क्या होती है कि 3 डायमेंशनली आप चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। 3 डायमेंशन क्या होता है कि आप लेंथ और विड्थ के साथ किसी भी चीज़ की हाइट को भी देख सकें। जैसे ये आपके पास एक ये चीज़ है, तो ये इसकी ये लेंथ है, सॉरी ये लेंथ है, ये विड्थ है, और आप इसकी डेप्थ को भी अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि एक स्पैटियल, इसकी मूवमेंट चेक हो जाएगी, इसकी स्पैटियल डायमेंशन चेक हो जाएगी। तो वो लोग जिनमें ये स्किल होती है वो चीज़ों की डायमेंशंस को, चीज़ों की मेजरमेंट्स को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन। और ये वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं, कि वो होम डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी होती है कि कौन सी चीज़ किसके साथ सूट करेगी, कौन सी मेजरमेंट पे क्या चीज़ आएगी। ठीक है जी। नंबर 4 पे हमारे पास आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल। ये हमारे पास कौन सी स्किल होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड बी फिजिकली अडेप्टेड। ये क्या होती है कि आप चीज़ों को
अच्छे से जो है वो यूज़ कर सकें, आपको पता हो कि किस तरह की चीज़ जो है वो क्या किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। यानी कुछ टूल्स हों आपकी लाइफ में या कुछ आपके पास कोई ऐसी चीज़ रख दी जाए जिसका आपको ना पता हो कि क्या यूज़ है, तो आप में ये एबिलिटी हो कि आप उसको फाइंड आउट कर लें और आप ये जान लें कि अच्छा इससे ये चीज़ यूज़ हो सकती है, या फिर आप मूवमेंट्स का भी अच्छे से अंदाज़ा लगा सकें। तो ये वाले जो लोग होते हैं ये सर्जन्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्राफ्ट्स पीपल बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर्स बन सकते हैं। क्यों सर्जन्स बहुत अच्छे बन सकते हैं? क्योंकि सर्जन्स जो हैं वो यही काम कर रहे होते हैं, उनके पास डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है कि वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मूवमेंट करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को जब वो डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं तो उनका वो यूज़ जो है वो एक सर्जरी बन जाता है। और डांसर्स जो है वो क्या करते हैं, वो भी डिफरेंट मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं और डिफरेंट मूवमेंट्स को यूज़ करते हुए वो डांस मूवमेंट्स को परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह की मूवमेंट्स अच्छे से कर सकते हैं। स्किल नंबर 5 इज म्यूजिकल स्किल। गार्डनर ये कहता है कि म्यूजिकल स्किल क्या होती है कि आप साउंड्स की वॉल्यूम्स को समझ सकें, उनकी पिच को एडजस्ट कर सकें, उसको समझ सकें, डिफरेंट वर्ड्स के रिदम्स को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये वाली एबिलिटी जो है आपकी म्यूजिकल स्किल होती है। म्यूजिकल स्किल जिन लोगों में हाई होती है वो ऑब्वियसली क्या बन सकेंगे, अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस, अच्छे सिंगर्स, क्योंकि उनको साउंड्स की जो है वो पिच का रिदम का अंदाज़ा होगा, तो वो ये वाला काम अच्छे से कर सकेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है इंटरपर्सनल स्किल। स्किल नंबर 6। स्किल नंबर 6 इंटरपर्सनल से क्या मुराद है? इंटरपर्सनल मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स। पर्सनल क्या होता है कि हर वो चीज़ जो दो पर्सन्स के दरमियान हो रही हो। इंटर मीन्स बिटवीन और पर्सन मीन्स पर्सन, तो इंटरपर्सनल के मतलब दो पर्सन्स के दरमियान होता हुआ। इंटरपर्सनल स्किल जो जिन लोगों में होती है वो क्या करते हैं कि उनको डिफरेंट रिलेशनशिप्स के जो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो कम्युनिकेशंस होती हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से पता होता है और वो क्या करते हैं कि दूसरों की जो हैबिट्स होती हैं, जो उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो उनको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो क्या होता है कि इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि क्या करने से दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो अच्छी होती है। जिन लोगों में ये वाली एबिलिटी होती है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि दो लोगों के दरमियान या एक ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान वो कौन से क्लूज होते हैं जो उनकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ की फील्ड में। स्किल नंबर 7 इज इंट्रापर्सनल। जैसे ये वाली स्किल दो पर्सन्स के दरमियान थी, वैसे ये वाली स्किल क्या है कि एक पर्सन अपने बारे में कितना नॉलेज जो है वो रखता है, अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानता है। यानी ये बिटवीन टू पर्सन्स है और ये स्किल विद इन अ पर्सन है। इंट्रापर्सनल स्किल जो जिन लोगों में हाई होती है वो क्या बन सकते हैं, बहुत अच्छी वो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि किस इंसान में कौन सी एबिलिटी होती है तो वो उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, या लोगों के थॉट्स और एक्सप्रेशंस जो हैं वो किस तरह से वो उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनकी थॉट्स किस तरह से रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती हैं, तो वो ये बन सकते हैं। उसके बाद लास्ट नंबर पे ये स्किल हमारे पास आती है नेचुरलिस्टिक। ठीक है, नेचुरलिस्टिक स्किल जिन लोगों में ज़्यादा हाई होती है वो क्या होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा ये एबिलिटी होती है कि वो नेचर को अंडरस्टैंड करें और वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि ह्यूमन लिविंग के लिए नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर चीज़ की जो है वो एक हर नेचुरल फिनोमिना एक चेंज के फॉर्मूले पे वर्क कर रहा है। यानी हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है तो दूसरी चीज़ आ रही है, एक सीज़न चेंज हो रहा है तो दूसरा आ रहा है, प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो वो चेंजिंग फेजेस में है। तो ठीक है, ये वाले लोग नेचर और ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है,
ये क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे लैंडस्केपर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बोटैनिक्स बहुत अच्छे से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी गार्डनर की थ्योरी, जिसमें ये हमें ये पता चला कि इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी एक चीज़ का नाम नहीं है, ये सारी इंटेलिजेंस की 8 टाइप्स होती हैं और ये हर पर्सन में जिस जिस एबिलिटी की ये ज़्यादा जो है वो मैनिफेस्टेशन होती है, जो ज़्यादा जितनी एक्सप्रेशन होती है जिस पर्सन में, उसमें वही इंटेलिजेंस होती है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो हमें कैटल ने दी थी इन 1971। ठीक है, तो कैटल्स थ्योरी जो है वो हमें क्या बताती है कि हर इंसान में 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो हैं वो होती हैं और वो साइड बाय साइड काम कर रही होती हैं। वो 2 टाइप्स कौन सी होती हैं अकॉर्डिंग टू कैटल? One is fluid intelligence and second is crystallized इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारे पास क्या होती है? कैटल हमें ये कहता है कि ये वो एबिलिटी होती है कि जो चीज़ों को रीज़न करने में हेल्प करती है, हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि एक चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या रीज़न है। हम इस इंटेलिजेंस की बेस पे अपने बारे में और दूसरों के बारे में और डिफरेंट अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में एक लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं कि हम अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है या वैसे ही कोई एब्स्ट्रैक्ट हमने रीजनिंग करनी है, किसी चीज़ का हमने कोई क्लू फाइंड आउट करना है, कोई इंटरपर्सनल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम फ्लूइड इंटेलिजेंस की बेस पे कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस इंडक्शन, डिडक्शन एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज़। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो हमें रीजनिंग देती है, तो उस रीजनिंग की बेस पे हम 2 आइडियाज़ के बारे में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं और हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इंडक्शन और डिडक्शन कैसे हो रही है। वन इज इंडक्शन एंड अदर इज डिडक्शन। रीजनिंग की बेस पे हम ये 2 चीज़ें करते हैं। इंडक्शन क्या होती है कि जब हम किसी भी स्पेसिफिक फिनोमिना से जनरल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फिनोमिना से हम जनरल की तरफ कैसे मूव करते हैं कि जैसे आप ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहूँ कि ये जो है हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारा जो आज का ये लेक्चर है ये है, तो उसमें हम अगर इस वाली थ्योरी से बात करें तो हम पहले ये थ्योरी पढ़ें और फिर मैं थ्योरी पढ़ते हुए आपको इस कंसेप्ट पे ले जाऊँ कि बेसिकली हम जो है वो इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे और इंटेलिजेंस जो है वो इस तरह होती है और डेली लाइफ में हम ये काम करते हैं। जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट कैसे किया था कि मैंने आपको जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बताया और फिर मैंने आपको स्पेसिफिकली थ्योरीज बताई। तो अगर हम इस लेक्चर का सीक्वेंस उल्टा कर दें कि पहले हम स्पेसिफिकली थ्योरीज के बारे में पढ़ लें और हम जनरल कंसेप्ट की तरफ चले जाएं, तो हम क्या कर रहे होंगे? इंडक्शन कर रहे होंगे। जबकि रिडक्शन क्या होती है कि हम जनरलाइज चीज़ों से निकलते हुए स्पेसिफिक फिनोमिनास की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको आज का लेक्चर दिया तो मैंने पहले आपको जनरल कंसेप्ट दिया, उसके बाद हम स्पेसिफिक थ्योरीज की तरफ चले गए तो हमने डिडक्शन का मेथड कर लिया। ये चीज़ हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस को शो करती है। ठीक है, उसके बाद कैटल ये कहता है कि एक और टाइप होती है हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की। वो क्या होता है कि ये स्पेसिफिक नॉलेज होता है जो हम हासिल करते हैं अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस को लगाते हुए।
यानी कि जब हम फ्लूइड इंटेलिजेंस की बेस पे डिफरेंट चीज़ों की रीजनिंग कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हैं, इंडक्शन डिडक्शन कर लेते हैं, तो हम एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की फॉर्म में चले जाते हैं जो ज़्यादा सॉलिड फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस होती है। और क्या करता है कि हम इसमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिफरेंट कोरिलेशंस बना लेते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ से रिलेट कर रही है, अगर एनवायरनमेंट में ये चीज़ हो रही है तो दूसरी ये होगी, या ये चीज़ अगर आज हो रही है तो फ्यूचर में इस चीज़ के बारे में ऐसे हो जाएगा, ये पास्ट बिहेवियर इस फ्यूचर बिहेवियर को रिलेट करेगा, तो ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हो सकती है। गार्डनर ये कहता है कि ये फ्लूइड इंटेलिजेंस मीन्स फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक फ्लोइंग पोजीशन में होता है, एक बह रहा होता है। तो क्या है कि ये इंटेलिजेंस जो है इतनी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई होती है और ये इजीली मोल्ड हो सकती है, जबकि क्रिस्टल जो है वो इजीली मोल्ड नहीं हो सकता। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है कि इसको इजीली मोल्ड नहीं किया जा सकता। जब फ्लूइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपस में डिफरेंट फ्लूइड्स मिल जाते हैं तो वो क्रिस्टल बना देते हैं। तो इसी तरह जब इस इंटेलिजेंस के क्लूज कंबाइन हो जाते हैं तो वो ये वाली इंटेलिजेंस बना देते हैं। ठीक है जी, अब हम एक लास्ट थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं जो है स्टर्नबर्ग्स की थ्योरी। स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि इंटेलिजेंस जो है वो 3 फॉर्म्स में काम करती है। वो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास एक एनालिटिकल होती है, नंबर 2 पे हमारे पास क्रिएटिव होती है, और नंबर 3 पे प्रैक्टिकल होती है। एनालिटिकल को हम सेकंड नेम दे सकते हैं कंपोनेंशियल का, क्रिएटिव को हम सेकंड नेम दे सकते हैं एक्सपीरियंशियल का, और प्रैक्टिकल को हम सेकंड नेम दे सकते हैं कंटेक्सचुअल का। ठीक है जी, एनालिटिकल इंटेलिजेंस हमारे पास क्या होती है? स्टर्नबर्ग हमें ये कहता है कि एनालिटिकल थिंकिंग जब हम कर सकते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एनालिटिकली इंटेलिजेंट हैं। एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि हम एक चीज़ को रखते हुए माइंड में उसका एक एनालिसिस करके हम दूसरी चीज़ को उससे रिलेट कर सकें, यानी हम ये फाइंड आउट कर सकें कि ये बिहेवियर अगर हो रहा है, ये एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ हो रही है तो वो एक दूसरी चीज़ को लीड कर रही होगी। ठीक है, अगर हम ये सोच सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम एनालिटिकली इंटेलिजेंट हैं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आप किसी भी चीज़ के जैसे कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, यानी ये वाली चीज़ जो है अगर हो रही है, ये कंपोनेंट है तो ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के साथ मिलेगा तो ये चीज़ बनेगी। तो एनालिटिकल को हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों कहते हैं कि ये बेसिकली बिहेवियर्स की चीज़ों के कंपोनेंट्स को देख के हम जो है वो उस पर बेस कर रहे होते हैं, यानी हम चीज़ों के बिहेवियर्स के कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, यानी एक कंपोनेंट जो ये है वो यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी एक बिहेवियर हो रहा है तो दूसरा इस तरह से होगा, तो इसलिए हम इस चीज़ को एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? उसकी बेस पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स में भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या हो सकते हैं कि आपका माइंड अच्छी तरह इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, न्यू इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकता है, जिन लोगों में ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होती है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस जिन लोगों में होती है वो क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी एकेडमिक्स में हाई परफॉर्म करते हैं। अब ये हम नहीं बता सकते एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बेस पे कि वो अपनी लाइफ की बाकी सिचुएशंस में किस तरह से परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कि उनको लोगों से डील करना बिल्कुल भी ना आता हो, लेकिन उनके स्कोर जो हैं एकेडमिक स्कोर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होती है? वो इंटेलिजेंस होती है
जो इंसान में क्रिएटिविटी को जो है वो शो करती है। और ये वाले लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं चीज़ों के बारे में, चीज़ों के नॉलेज जो है वो इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं चीज़ों पे, क्योंकि ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। ये लोग इंटेलिजेंस में जो एकेडमिक इंटेलिजेंस होती है वो समटाइम्स उसमें इतने ज़्यादा हाई नहीं होते, लेकिन इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये आइडियाज़ बहुत अच्छे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? जिन लोगों में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं अपनी जॉब की पोजीशंस पे, अपने मैनेजर्स के साथ, अपनी अथॉरिटीज़ के साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं, रिलेशनशिप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को दूर कर सकते हैं। इन लोगों को पता होता है कि हमने किस तरह की सेटिंग में, किस तरह के एनवायरनमेंट में किस तरह से बिहेव करना है, किस पर्सन के सामने किस तरह से बात करनी है, यानी इनको कॉन्टेक्स्ट का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है, इसलिए इसको कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी इन वाले लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करने का नॉलेज होता है। इंटेलिजेंस की इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको हम स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कहते हैं। यानी वो लोग जो डेली लाइफ रूटीन में दूसरे लोगों को देखते हुए, उनकी बिहेवियर को देखते हुए, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए उनके साथ बिहेव करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में हाई परफॉर्म कर सकें। हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो एजुकेशन उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्टनेस हो उसमें, उसको पता हो कि मुझे कब किसके सामने क्या बात करनी है, तो इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करता हो, उसको कोई भी बात होती हो तो वो किसी को जो है वो मशवरा बहुत अच्छा देता हो, लेकिन वो एकेडमिक्स में हाई ना हो, तो इसका मतलब है कि वो क्रिएटिवली इंटेलिजेंट है। एक पर्सन एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्म करता है, लेकिन उसको किसी भी और चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं है और वो अपने नॉलेज को जनरेट भी नहीं कर पाता किसी और चीज़ के बारे में, इसका मतलब है कि उसके पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज हमने देखा कि इंटेलिजेंस क्या होती है, हमने उसकी बेसिक नेचर एंड डेफिनेशन को स्टडी किया, उसके बाद हमने थेरीज पढ़ी, स्पेयरमैन्स थ्योरी पढ़ी, हमने उसमें 2 फैक्टर्स पढ़े, जी एंड एस फैक्टर। उसके बाद हम आ गए मल्टीपल कंपोनेंट थ्योरी बाय गार्डनर, उसमें हमने वर्बल, मैथमेटिकल, स्पैटियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक स्किल को डिस्कस किया। उसके बाद हम कैटल्स थ्योरी पे आ गए, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया। फिर हम स्टर्नबर्ग्स की थ्योरी पे आ गए, हमने देखा कि इंटेलिजेंस जो है वो 3 टाइप्स में होती है, किसी पर्सन में ये होती है, ये होती है या फिर ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।